Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। बेटा हम लोगों ने माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने उसमें कवर कर लिए थे और आज उसी वीडियो को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए ऑलरेडी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस क्या होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग चॉइसेस करते हैं फाइनली। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक रूप में देख ली थी, बेसिक पैटर्न में समझ ली थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं। बेसिकली ये आपका पार्ट नहीं है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया था। देन हम लोगों ने रॉबिन्स की डेफिनेशन देखी थी कि किस तरह से सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम एडवांटेज उनका उठाने की कोशिश करती है। और फाइनली हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। और मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि स्कैरसिटी की वजह से क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। तो चॉइस के पीछे बेसिक रीजन या बेसिक कारण क्या है बेटा, स्कैरसिटी। आप लोग ये याद रखेंगे, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फिर ब्रीफली मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, और यहां पर थोड़े से लेवल पे मैंने आप लोगों को डिस्कशन करा था, बट इसका मेजर टॉपिक जो होगा वो आप लोगों को क्लास 12th के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप पहली दोनों वीडियोस आप लोगों को पसंद आई हो बेटा। और इसके बाद हम लोग आज तीसरी वीडियो में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स वर्ड समझना है बेटा सबसे पहले। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने दो देश का नाम सुना है, मतलब नॉट दो देश, दो टाइप्स ऑफ कंट्रीज का नाम सुना है। एक को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड और एक को हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग। देखिए इन दोनों में क्या फर्क होता है। डेवलप्ड जो अपनी हर चीज को हासिल कर चुका होता है, अपनी हर परेशानियों से लड़ने का सॉल्यूशन ढूंढ चुका होता है, जिसके पास कोई भी स्कोप ऑफ हायर अपग्रेड इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, जो अपनी बेसिक परेशानियों से ओवरकम करके एक बढ़िया इकोनॉमी के रूप में साबित होता है। जैसे आप लोगों का यूएस, मतलब ना वहां पे आपको बेसिक पॉवर्टी देखने को मिलेगी, ना बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। माइनर से तो देखिए हर इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कोई दिक्कत रहती रहती है, पर मेजर एस्पेक्ट में वो चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वो अभी अपने आप को एक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर पाथ हर तरीका अपना रहे होते हैं, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को एक बेहतर इकोनॉमी के रूप में प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब सेंट्रल प्रॉब्लम से पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और अगर आप सभी को याद हो, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस जो हमारी अराइज हो रही थी, दैट वाज अराइजिंग ड्यू टू स्कैरसिटी, कमी की वजह से। स्कैरसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज की सप्लाई का कम होना इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी मांग के अनुसार अगर कोई चीज क्या है, कम है तादाद में, क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, वो स्केर्स है, स्कैरसिटी है, मतलब कमी है। और स्कैरसिटी के पीछे कितने कारण थे, हमारे तीन रीजन थे। पहले रीजन को हम लोग बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, दूसरा था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड तीसरा था आप लोगों का ऑल्टरनेटिव यूजेस। जिसको क्लियर नहीं है वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये बात तो हमने किसकी करी थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। लेकिन आज इकोनॉमी की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती ही करती है, चाहे वो एक डेवलप्ड कंट्री हो और चाहे वो एक डेवलपिंग कंट्री हो। दोनों ही कंट्रीज के अंदर ये परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, जिन परेशानियों को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो दिख रहा है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब मैं क्या चीज बनाऊं इकोनॉमी के अंदर। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं, हाउ शुड आई मैन्युफैक्चर इट। और फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए बनाऊं। अभी हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे, चीजों को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या पैटर्न कैसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, all economies regardless of their system faces three universal problems due to scarcity। scarcity की वजह से चाहे वो इकोनॉमी छोटी हो चाहे बड़ी हो,
चाहे गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन्ड हो, चाहे दुनिया में सबसे सुप्रीम पावर हो, चाहे वो सबसे लोएस्ट वैल्यू रखती हो, पर हर इकोनॉमी को ये आंसर देना ही देना है। कौन से 3 आंसर? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है देखिए जरा, आप अगर यहां देखेंगे तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने लिखा हुआ है चॉइसेस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड नेसेसिटी गुड्स। देखिएगा, समझिएगा एक पॉइंट को। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल वो गुड्स जिनको कौन इस्तेमाल करता है? एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। और किस लिए इस्तेमाल करता है? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स और वांट्स, अपनी जरूरतों को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर कोई भी चीज एक कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है तो उस चीज को हम लोग नाम देते हैं कंज्यूमर गुड। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? कैपिटल गुड्स। इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को डिटेल्स में 12th में समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए, ऐसे गुड्स जो आगे किसी चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में मदद करते हैं, उन्हीं गुड्स को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल गुड्स। और इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट मशीनरी। जितनी भी मशीनरी हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन करते टाइम, तो वो सारी मशीन्स को यूज करने पर हम लोग उनको नाम देते हैं कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो मशीन एक बार में अपनी आइडेंटिटी को नहीं खो रही है, वो मशीन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बार बार यूज की जा रही है। तो एज अ रिजल्ट सच गुड्स आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और लग्जरी गुड्स से पहले मैं आप लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड का मतलब क्या होता है बेटा? द गुड्स विच आर ऑफ आवर नीड। ऐसी चीजें जो हमारी किसकी हैं? जरूरत की हैं, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, या हमको परेशानी फेस करने को मिल सकती है। सच गुड्स आर टर्म्ड टू बी एज नेसेसिटी गुड्स। और लग्जरी गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी गुड्स विच मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए यूज करते हैं, उन सारी गुड्स को हम लोग नाम देते हैं लग्जरी गुड्स। जैसे गर्मी में काम फैन से भी चल सकता है, काम कूलर से भी चल सकता है, पर फिर भी हम एसी की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। तो एसी क्या हो गया हमारा? लग्जरी गुड। समझ में आया? तो ब्रीफली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड नेसेसिटी गुड्स। अच्छा, अब अगर मैं समय की बात करूं तो आप ये समझ लो, जैसे एक इंसान का नॉर्मल वक्त होता है, कभी वो अच्छा चलता है और कभी वो बुरा चलता है, ऐसी बेटा इकोनॉमी का भी एक वक्त होता है। तो इकोनॉमी का वक्त कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल टाइम। लेकिन कभी कभी क्या होता है? इकोनॉमी में भी परेशानियां होती हैं, डिसरप्शंस होते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं वॉर टाइम। क्या नाम देते हैं? वॉर टाइम। तो बेटा आपको यहां पे सबसे पहले ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी इस परेशानी में जवाब देगी व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि मैं क्या बनाऊं। लेकिन क्या बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि इकोनॉमी के अंदर फिलहाल नॉर्मल हालात हैं या इकोनॉमी के अंदर किसी तरह का युद्ध या लड़ाई चल रही है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में कोई युद्ध या लड़ाई है जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सुकून वाली लाइफ चल रही है, तो उस दौरान हमारी इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। उसके पास चॉइस होती है कि उसे ये प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूस करना है, 50 चीजों में वो डिफरेंशिएशन कर सकती है। पर जिस दौरान वॉर चल रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है, तो उस दौरान इकोनॉमी सिर्फ क्या प्रोड्यूस करती है? ओनली वॉर गुड्स। गन्स बनेंगी, टैंक्स बनेंगे, मिलिट्री के अलग अलग इक्विपमेंट्स बनेंगे, क्योंकि उस दौरान इकोनॉमी की नीड हमारी क्या होती है? वॉर की सिचुएशन को मीट आउट करना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। तो इस परेशानी के अंदर हम लोग 2 जवाब देते हैं। पहला जवाब क्या बनाऊं, और इसी के साथ दूसरा जवाब, दूसरा सवाल हाउ मच इन क्वांटिटी, मतलब कितना बनाऊं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ये बताओ भैया कि चलो ये डिसाइड कर लिया ए बी सी डी ई एफ, इसमें से ए सेलेक्ट कर लिया, सी सेलेक्ट कर लिया, डी सेलेक्ट कर लिया और एफ सेलेक्ट कर लिया। इकोनॉमी ने कह दिया कि आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस ए सी डी एंड एफ। अब फिर सवाल आ जाता है हाउ मच। तो इन दिस वी हैव टू क्लैरिफाई 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड सेकंड इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। बेटा याद रखिएगा, दिस इज ओनली द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स। अगर आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो प्लीज डू रीड द बुक्स। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फील फ्री टू आस्क। आप लोग इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं,
फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आई कैन प्रोवाइड यू अगर आप लोगों को कोई नीड हो कमेंट्स में, और अगर आपको डायरेक्टली कोई डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन से भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लोग इन चीजों को क्लियर करते चलें। एंड एज आई ऑलवेज से, क्वेश्चंस आर द ट्रू सक्सेस। जितना आप टॉपिक को समझेंगे उतना बेहतर है, पर एक टॉपिक को बार बार समझने से अच्छा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, ठीक है। आजकल की एआई टूल्स बहुत फास्ट हैं, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करिए, और चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर कर आप लोग क्वेश्चन एंड विद आंसर जनरेट करिए, और फिर उसको सिर्फ सुन लीजिए, उससे भी आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब अब मैं यहाँ पे ये डिसाइड करता हूं कि मैं चीजों को मैन्युफैक्चर किस तरह से करूं, कैसे बनाऊं। तो बेटा कॉमनली अगर मैं बात करूंगा तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला मेथड होता है मेरा, जिसको मैं नाम देता हूं लेबर इंटेंसिव मेथड या लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कुछ भी बोल सकते हो। और दूसरा होता है कैपिटल। यहां पर दो चीजें, एक वर्ड आ रहा है लेबर, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा लेबर का मतलब जो व्यक्ति काम करने आ रहा है, जो हमारे यहां वर्क कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई प्रोडक्शन लेबर के द्वारा ज्यादा किया जाएगा और उसमें मशीन का इस्तेमाल कैसा होगा बच्चों, कम होगा, तो हम उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे एग्जाम्पल के बतौर अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर हमारे देश में कौन सा मेथड यूज करता है, लेबर इंटेंसिव मेथड को इस्तेमाल करता है, ठीक है बेटा। और दूसरा चॉइस हमारी क्या होती है, दूसरी चॉइस होती है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्शन इज डन किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स, नॉट बाय द हेल्प ऑफ लेबर्स। तो जब हम मशीन से प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और लेबर से प्रोडक्शन कम करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए हो दोनों, और अगर इनकेस कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसमें बड़ा सिंपल सी कहानी है, इकोनॉमी बड़े अच्छे से जानती है, उसने दो लोगों को नाम दे रखा है, एक नाम दे रखा है रिच और एक नाम दे रखा है पुअर। पर क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड लैंग्वेज हम लोगों को यूज करनी है, तो अगर आप लोग देखेंगे क्या लिख रहा है, दोज विद मनी एंड दोज विद नीड्स, ठीक है। दो वर्ड डिस्टिंक्शन के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसे लोग इकोनॉमी जानती है जिनके पास पैसा है, पावर है, परचेजिंग पावर है, और एक दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ जरूरत है पर उसको पूरा करने के लिए उनके पास क्षमता या पैसा मौजूद नहीं है। तो यहां पर इकोनॉमी को डिसाइड करना है बेटा कि इकोनॉमी किस चीज का प्रोडक्शन कर रही है, वेदर वो चीज रिच के लिए बनाई जा रही है या वो चीज ऐसे लोगों के लिए बनाई जा रही है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बेटा आप कहोगे सर आपने परेशानियां तो बहुत बता दी कि हाउ टू प्रोड्यूस में ये होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में ये होता है, होम टू प्रोड्यूस में ये होता है, पर इसके सवाल के जवाब कहां है। तो जवाब है आपका इसका इकोनॉमिक सिस्टम, जो आपके सिलेबस का बहुत अधिकतम हिस्सा तो नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो मैं एक हल्के से रूप में आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि दिस टॉपिक एक्चुअली बिलोंग्स टू चैप्टर 3 ऑफ आईईडी बुक। मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जब यूनिट 1 की हम बात करेंगे क्लास 12 में, वहां पर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अभी एक थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है जिस चीज के द्वारा मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। इकोनॉमी के अंदर मेजर डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो किस बेस पर लिए जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो सिर्फ ब्रीफ डाउन में हम लोगों को दो पॉइंट के बारे में समझना है। पहला सिस्टम होता है आपका सोशलिस्ट और दूसरा सिस्टम होता है आपका कैपिटलिस्ट। बेटा सोशलिस्ट में सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उन पर अधिकार जो है, उन पर पावर जो है, उन पर डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो किसकी होगी, सरकार की होगी। और बेटा गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का सोशलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा पॉइंट है आप लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर सारे रिसोर्सेज के मालिकाना अधिकार किसके पास होंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास। और प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट। तो जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे एग्जांपल आप लोगों का यूएस, अब ये आएगा आगे,
तब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको डिटेल्स में और बता दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना टॉपिक क्लियर हो गया हो बेटा। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है पीपीएफ या पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबल बाउंड्री भी कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हो, इसके बहुत सारे नाम है। तो पीपीसी को हम लोग लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की जरूर देखेंगे। उससे पहले यहां आ जाइए सब, अभी अभी मैंने जिसके बारे में बताया, पहला पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब प्राइवेट ओनरशिप, फ्री मार्केट, मतलब इसमें जो मार्केट है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, डी एंड एस। डी स्टैंड्स फॉर डिमांड एंड एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई। तो इकोनॉमी के अंदर यहां पर जितने भी मेजर या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके बेस पर लिए जाएंगे, किसके बेस पर लिए जाएंगे, दे विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसा चाहेगा वैसा करेगा, और हम सभी को पता है भली भांति कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है, प्राइवेट सेक्टर ओनली वांट्स प्रॉफिट। तो एज अ रिजल्ट मेजॉरिटी और द मोस्टली ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय ओनली एंड ओनली द प्राइवेट सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। देन सेकंड आप लोगों का क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप, और गवर्नमेंट ओनरशिप का कभी कभी दूसरा नाम देते हैं हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का दूसरा नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्यों है, या फिर कभी कभी इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहां चीज सब किसके ऊपर निर्भर है, डिमांड और सप्लाई। कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, कोई इसको मजबूर नहीं कर रहा, हर चीज किसके ऊपर निर्भर है, अपने आप के ऊपर। अपने आप ही वो चीज अपने आप को सुधार लेगी, अपने आप ही वो चीज अपने आप को खराब कर लेगी। और सोशलिस्ट में कंट्रोलर पावर किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, या फिर कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, अथॉरिटेटिव इकोनॉमी। अथॉरिटेटिव मतलब जो किसी के द्वारा संचालन की जा रही है, किसी पावर के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे एग्जांपल आप लोगों का क्या है, नॉर्थ कोरिया, और यहां पर एग्जांपल आप लोगों का क्या है, यूएसए। अब क्या हुआ बेटा, 1947 जब आया तो इंडिया को आजादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से सवाल पूछा गया, भैया कौन सा सिस्टम अपनाने वाले हो, ए जाओगे या बी जाओगे, मतलब whether you are going to adopt the capitalist economy or are you going to adopt the socialist economy। जब इंडिया ने पहली तरफ वेटेज देखा तो उसे लगा मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कमियां हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बतौर, और इसी तरह से उसने सोचा कि लाओ समाज का कल्याण कर ले, तो बोला मैं इस लायक भी नहीं हूं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये डिटेल्स में बाद में समझ में आएगा कि इंडिया ने क्यों ना तो कैपिटलिस्ट की तरफ अपनाया और ना सोशलिस्ट की तरफ अपनाया। एज अ रिजल्ट इंडिया के बेस्ट जुगाड़ू लोग they took out a new option that is called as mixed economy। क्या निकाल दिया, mixed economy निकाल दिया, जहां पर इन लोगों ने कहा कि we are going to follow both the functions, मतलब कैपिटलिस्ट के बतौर भी काम करेंगे और सोशलिस्ट के बतौर भी हम लोग काम करेंगे। तो एज अ रिजल्ट इंडिया अडॉप्टेड अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब बेटा जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये निर्भर करेंगे कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है। अगर आप कैपिटलिस्ट के हो तो सारा डिसीजन कैपिटलिस्ट के हिसाब से होगा, आप सोशलिस्ट में हो तो सारा डिसीजन सोशलिस्ट के हिसाब से होगा, आप मिक्स्ड में हो तो सारा डिसीजन मिक्स्ड के अनुसार लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 11, वी विल स्टडी दिस थिंग व्हेन यू विल कम इन क्लास 12। फिर भी अगर किसी को जिज्ञासा हो जानने की, तो जब मैं चैप्टर 3 अपलोड कर दूं, चैप्टर 1 to 3 ऑफ आईईडी, जब मैं मैक्रो के अपलोड कर दूं तो आप लोग वहां से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आज हम लोगों का वीडियो यहीं पे खत्म होगा। इसके बाद हमारी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो मैं आप लोगों को पहले से ही स्टेट कर देता हूं। पहला टॉपिक तो आप लोगों का पीपीसी होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के बारे में। फिर हम देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। फिर हम लोग देखेंगे नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्या इन दोनों में अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या ये चीज क्रिएट करते हैं। और फाइनली हम लोग जो मेजर टॉपिक है वो पीपीएफ वाला कवर करेंगे ही करेंगे। आई होप कि ये जो टॉपिक्स है आप लोगों के वो एक वीडियो के अंदर कवर हो जाने चाहिए। अगर इनकेस एक वीडियो में कवर नहीं होते हैं तो मैक्सिमम साइड इट विल टेक 2 वीडियोस टू गेट कवर, पर कंसिस्टेंसी से अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी और आप लोग चीजों को बहुत बेहतर तरह से समझ सकते हैं। फिर भी अगर बेटा किसी को कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं या आप समझ पा रहे हैं चीजों को तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
this is only the real motivation that I can get from your side. Thank you.